हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, ये भी हम बताते चलें कि इन टॉपिक्स को आप सहेज करके रखिएगा जरूर, क्योंकि क्या होता है कि जब आप टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स देने जाते हैं, खास करके केवीएस का और कभी कभी रेलवे का देने जाते हैं, और इधर बीच हमने बैंकिंग के एग्जाम्स में भी देखा है, तो वहां पे ये क्या होता है आपके साथ कि प्रीवियस ईयर्स के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जहां पे हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज हमारे और आपके किसी के साथ भी ना हो, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक एक चीज को बारीकी से पढ़ लें। ठीक है, इसके पहले कि हम आपके लिए ये सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी की दुआओं के लिए और आप सभी के सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट। पहला टॉपिक है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, NSM। ठीक है, देखो, भारत की रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये अभियान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को नेशनल नॉलेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। देखो, अब सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को किससे जोड़ा जाएगा? नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या होता है? देखिए दोस्तों, आपको याद होगा 2006 में सैम पिट्रोडा के सिफारिश से, रिकमेंडेशन से एक नॉलेज कमीशन बना था, है ना। तो नॉलेज कमीशन के अंदर उन्होंने रिकमेंड किया था नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, उसी नेशनल नॉलेज नेटवर्क से आज किसको जोड़ने की बात हो रही है? सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को। ठीक है, इसका मार्गदर्शन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा। कौन कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस स्कीम को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा लागू किया जाएगा। किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये पुणे में स्थित है। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कहाँ स्थित है भाई? पुणे में। ये जो आप बैंकिंग वगैरह का एग्जाम लिखने जाते हैं, तो उसमें स्टैटिक अवेयरनेस क्विज में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2021 तक सरकार द्वारा इस मिशन के तहत देश की कंप्यूटिंग पावर को 16 पेटाफ्लॉप्स तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने पेटाफ्लॉप्स तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने सितंबर 2021 को? अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 16 पेटाफ्लॉप्स तक कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, वो भी हम जान लेते हैं। पहला है, देश का पहला स्वदेशी तकनीक से बना सुपर कंप्यूटर परम शिवाय को सर्वप्रथम IIT BHU में लगाया गया था। ठीक है, अब कैसे याद करोगे परम शिवाय? देखो, आप ना एक मतलब ये यूं समझ लीजिए कि बहुत सारे शिवरात्रि का पर्व है। ठीक है, शिवरात्रि के पर्व पे आप बाहर निकले हुए हैं। शिवरात्रि क्या होता है? शिव पार्वती का विवाह होता है। ठीक है, और आप ये सोच लो, आप बनारस में हो सारे लोग। ठीक है, बनारस के मंदिर मंदिर शिवरात्रि में सजे होते हैं। ठीक है, तो शिवरात्रि वाली इमेज अपने मन में बना लीजिए आप लोग। ठीक, और जो बनारस है उसको क्या बोला जाता है? शिव की नगरी। ठीक है, तो भाई जो शिवाय वाला कंप्यूटर होगा तो वो शिव की नगरी में ही लगेगा ना। हाँ, इससे आप याद कर लीजिए। इसके बाद परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT खड़गपुर में लगाया गया। परम शक्ति, शिव ने अपनी शक्ति कहाँ भेजी? खड़गपुर में। परम ब्रह्मा सुपर कंप्यूटर को
IISER पुणे में लगाया गया। कौन सा? अब भैया ऐसा हुआ कि परम शिवाय जो कंप्यूटर था वो तो लगा बनारस में, शिव जी तो काशी में आ गए अपनी नगरी में। इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति भेज दी कहां पे? इन्होंने अपनी शक्ति भेजी खड़गपुर में। अब भैया ब्रह्मा जी घबराए, इन्होंने कहा अब हम क्या करें, हम वहां बनारस तो जा नहीं सकते, हम खड़गपुर भी नहीं जा सकते, अब हम करें क्या? तो ये बेचारे भागे भागे गए पुणे, ठीक है, और परम युक्ति सुपर कंप्यूटर को JNCASR बेंगलुरु में लगाया गया, ठीक है। तो देखो भाई ऐसा हुआ कि ब्रह्मादि तो चले गए पुणे, अपना वो आराम करने लगे, काम वाम करने लगे। अब भाई युक्ति, परम युक्ति कंप्यूटर, शिव जी को युक्ति सूझी। शिव जी तो जाके बेचारे काशी में बस गए थे, इन्होंने अपनी शक्ति भेजी खड़गपुर में। अब क्या हुआ, उनको एक युक्ति सूझी कि एक और तरह की शक्ति हम और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर के अगर बेंगलोर भेज दें तो हाँ, ये कैसा रहेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। तो आपसी सहमति से दोनों लोगों ने युक्ति को कहां भेजा? बेंगलोर भेजा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, परम सिद्धि एक ऐसा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपर कंप्यूटर है जिसे विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंक 16 नवंबर 2020 को जारी की गई है। देखो, परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर जो है उसको 63वां स्थान मिला है विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर्स में से, ठीक, ये याद रहेगा। कितनी गर्व की बात है ना हमारे देश के लिए दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। न्यायाधिकरण सुधार युक्ति संगतता और सेवा की शर्तें अधिनियम 2021। देखो ऐसा होता है ना दोस्तों कि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसमें भाई अगर लोग ज्यादा होंगे तो कई कई तरह के मामले होंगे, तो हर तरीके के मामले को सिर्फ जिला न्यायालय में या फिर सिर्फ हाई कोर्ट में या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में तो निपटाना असंभव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ ट्रिब्यूनल्स का गठन कर दिया गया। ट्रिब्यूनल्स को हम कहते हैं न्यायाधिकरण। क्या कहते हैं? न्यायाधिकरण, ठीक है। वो भी एक न्यायालय होती हैं ट्रिब्यूनल्स, और वो किसी मामले से ही सिर्फ संबंधित होती हैं। जैसे कि एक न्यायालय हो गई जो जमीन से संबंधित है सिर्फ, ठीक है, और एक ऐसी न्यायालय हो गई जो फिल्म सर्टिफिकेशन से ही संबंधित हो, ठीक। एक न्यायालय ऐसी हो गई जो एयरपोर्ट से ही संबंधित हो। ऐसे ऐसे करके कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित कुछ न्यायालय होती हैं ताकि मामले को स्पीडली निपटाया जा सके। तो उनसे ही रिलेटेड अध्यादेश जारी हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया है। अध्यादेश के तहत 9 अधिनियमों के अधीन आने वाली अपीलों को सुनने का अधिकार उच्च न्यायालयों को दे दिया गया है। 9 अधिनियम ऐसे हैं जिनमें ट्रिब्यूनल्स हुआ करती थी, जिनके अपीलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल्स किया करती थी। लेकिन अब इस अध्यादेश में ये कहा गया कि नहीं यार, ट्रिब्यूनल्स को मत दो, ये हाई कोर्ट्स को दे देते हैं हम, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, ठीक। अगर ऐसा करना पड़े तो हाई कोर्ट में जजेस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस ट्रिब्यूनल के गठन को आपने काटा है, जिस ट्रिब्यूनल की अपीलीय अधिकार को आपने खत्म किया है, हाई कोर्ट का जज उस मामले का जानकार हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है, है ना। हाँ,
अलग अलग मामले की थोड़ी थोड़ी जानकारी किसी जज को हो सकती है, लेकिन एक मामले विशेष की पूरी जानकारी होना शायद मुश्किल है। ठीक है, अगला देखो, 2017 के वित्तीय अधिनियम की धारा 184 में संशोधन करके इस अधिनियम से संबंधित न्यायाधिकरणों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तय करने, कार्यावधि तय करने तथा उन्हें निष्कासित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया है। देखो, ऐसा हुआ है कि जो फाइनेंस एक्ट है 2017 का, उसकी धारा 184 में बदलाव किया गया है इस अध्यादेश के तहत। बदलाव क्या है? वो ये है ना कि जैसे न्यायाधिकरणों में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी भर्ती कैसे हो, उनकी तनख्वाह कितनी हो, है ना, और इसके बाद बढ़िया से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो अगर नहीं काम कर रहे हैं तो उनको निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। एक इम्पार्शियल बॉडी होनी चाहिए। अगर सरकार को अधिकार दे दिया गया तो ये भी हो सकता है कि सरकार अपनी ही तरीके से काम करे, जो उनके लिए फेवरेबल है उनको बढ़िया से सुविधा मिले, जो नहीं है उनके लिए फेवरेबल उनको ना मिले। तो ये इसके लिए कुछ अगर कोई इम्पार्शियल बॉडी होती जो इन न्यायाधिकरणों के लिए के सशक्तिकरण के लिए बनाई जाती, जो सरकार से अलग होती, तो बात सही होती। लेकिन चूंकि सरकार ने ये अधिकार अपने पास लिया है तो कहीं ना कहीं ये अध्यादेश जो है बहुत ही हानिकारक है। इसमें लाभ वाली कोई स्थिति नहीं है। इस अधिनियम के तहत आने वाले जिन न्यायाधिकरणों को अध्यादेश से बाहर रखा गया है उनकी सूची इस प्रकार है। देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम 1994 के तहत बना एयरपोर्ट अपैलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसको बाहर रखा गया है। दूसरा है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत बना अपैलेट बोर्ड। तीसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत बनी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। और चौथा है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत बनी फिल्म सर्टिफिकेशन अपैलेट ट्रिब्यूनल। ये चारों ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनको अध्यादेश से बाहर रखा गया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कि हाल में हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम का अपडेटेड वर्जन है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम, इसको पहले क्या बोला जाता था? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम। इसका अपडेटेड वर्जन क्या है? IHIP। ठीक है, क्या? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया? ऐसा मंच जहां पे कि रेयर डिजीजेस जिनके फैलने का खतरा ज्यादा होता है, जिससे लोग ज्यादा संक्रमित होते हैं, उनको भारी नुकसान होता है, तो उनका क्या करना पड़ेगा? पहले तो निगरानी करनी पड़ेगी कि भैया ये, अब एक अंदाजा लगाइए आप, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं? आप सुकून की नींद सोएं। रात हो तो आप यही चाहते हैं ना कि आप सुकून की नींद सोएं। मान लीजिए आपके यहां कोई बदमाश घुस आए, गुंडे घुस आए, तो आप सुरक्षित रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या रखा जाता है सोसाइटीज में? गार्ड रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं भाई? ताकि वो निगरानी कर सकें आने जाने वाले लोगों की। आजकल सोसाइटीज में इसके लिए क्या लगा होता है? इंटरकॉम लगा होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो वहां के जो गार्ड्स हैं बाहर, तो वो आपको फोन करके बताएंगे कि भाई देखिए फला फला आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है, क्या हम उनको अंदर भेज दें?
तो आप बोलिएगा कि हाँ भेज दीजिए तो बिल्कुल भेजेगा। अगर आपने कहा कि नहीं मत भेजिए तो वो नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर में देखो विंडोज डालते हैं आपने देखा होगा कई तरह के स्पाईवेयर्स आते हैं और चिपक जाते हैं मेल के साथ, आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ हो जाती है कई बार साइबर क्राइम के चक्कर में। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार आपके विंडोज के साथ छेड़छाड़ होती है, इसलिए विंडोज वाले ने बनाया क्या, विंडोज फायरवॉल। क्यों बनाया, ताकि जो वायरसेस हैं उनकी निगरानी कर सके ये फायरवॉल, इसलिए बनाया। तो भाई जिस तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए गार्ड्स रखे जाते हैं सोसाइटी में, ठीक, और ये वहीं पे लैपटॉप वगैरह की सुरक्षा के लिए फायरवॉल लगा होता है विंडोज में, है ना, इंस्टॉल होता है। ठीक उसी तरह से रेयर डिजीजेस, कुछ दुर्लभ बीमारियों से हमारी सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, कुछ वैक्सीन, दवाइयां या कुछ इस तरह की चीजें जो कि हमें बचा सके उनसे, वो बीमारियां जो हैं उनको आने ना दें। ठीक है, निगरानी करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह कंप्यूटर में फायरवॉल होता है, सोसाइटी में गार्ड्स होते हैं, उसी तरीके से जो रेयर डिजीजेस हैं इनके वायरस की निगरानी का कोई साइंटिफिक सिस्टम होना चाहिए था। इस उद्देश्य से ये स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है, भारत इस प्रकार के एडवांस सर्विलांस डिजीज सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश है। ठीक है, एडवांस सर्विलांस डिजीज सिस्टम, इसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा है भाई, वेरी गुड, भारत। इस स्कीम का मूल उद्देश्य भारत में रोग निगरानी कार्यक्रम संबंधी डेटा की प्रविष्टि और प्रबंधन है। देखो इसमें क्या होगा, जो रोग की निगरानी है, जो रेयर डिजीजेज हैं, जो दुर्लभ बीमारियां हैं, उनकी निगरानी के लिए डेटा मैनेज किया जाएगा और उस डेटा से काम किया जाएगा। ठीक है, एंट्री की जाएगी और उसको मैनेज किया जाएगा। ठीक, इस स्कीम के तहत 18 बीमारियों की तुलना में 33 बीमारियों संबंधित डेटा का प्रबंधन किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा रोग निगरानी मंच है। कौन सा, ये जो प्लेटफॉर्म है आईहिप, वो दुनिया का सबसे बड़ा रोग निगरानी मंच है। यह मंच राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से क्या जुड़ा हुआ है, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, चाफ टेक्नोलॉजी, CHAFF, चाफ टेक्नोलॉजी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने नौसेना के जहाजों को दुश्मन देशों की हमलावर मिसाइलों से बचाने के उद्देश्य से एक उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। ठीक है, किसको बचाने के लिए, जो नौसेना के जहाज होते हैं उनको दुश्मन देशों की मिसाइलों से, हमलावर मिसाइलों से बचाने के लिए क्या किया है, चाफ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। DRDO की जोधपुर प्रयोगशाला द्वारा इस टेक्निक के 3 वेरिएंट को विकसित किया गया है। कौन कौन से वेरिएंट हैं ये, शॉर्ट रेंज चाफ रॉकेट, पहला है शॉर्ट रेंज चाफ रॉकेट, दूसरा मीडियम रेंज चाफ रॉकेट और तीसरा है लॉन्ग रेंज चाफ रॉकेट। चाफ एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक व्ययशील प्रतिक्षेप तकनीक है जिसका उपयोग विश्व भर में नौसेना के जहाजों को दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर, सीधी सीधी बात, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही है कि भाई दुश्मनों के मिसाइल के किससे बचो, रडार से। अगर रडार के जरिए आप पकड़ में आ गए तो दुश्मन आपको छोड़ेगा नहीं। तो किससे बचना चाहिए,
एक तो रडार से बचना चाहिए और दुश्मन की मिसाइल की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उससे बचना चाहिए। तो दोनों से बचने में कौन मदद करेगा, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी मदद करेगी? चैफ टेक्नोलॉजी मदद करेगी। ठीक है, क्लियर? बस इतना ही है दोस्तों, इसमें बात दोहरा करके कर दी गई है, लेकिन है मैटर इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट है चेनाब ब्रिज। देखिए, चेनाब ब्रिज हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। चेनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? चेनाब ब्रिज। इस पुल का निर्माण 272 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उत्तर रेलवे द्वारा किया गया है। किस रेलवे द्वारा? उत्तर रेलवे द्वारा किया गया है। कितने रुपए की लागत से? 272 करोड़ रुपए की लागत से। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंश्योरेंस एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, इस तरह के एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यह 272 किलोमीटर की रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है और पुल की उम्र 120 वर्ष होगी। दोस्तों ये याद रखना आप लोग, पुल की उम्र कितनी होगी? 120 वर्ष होगी। सबसे मजबूत पुल को तैयार करने का दावा यहां पे किया गया है। चेनाब ब्रिज सबसे मजबूत होगा, जिसकी कैपेसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, और रेलवे पुल्स की तुलना में इसकी कैपेसिटी क्या होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ताकि कोई घटना वगैरह ना घटे, दुर्घटना वगैरह ना हो, लोग सुरक्षित जाएं, है ना, इसलिए, इस उद्देश्य से। तो अब दोस्तों हमारा यूपीएससी करंट अफेयर्स का ये टॉपिक सेगमेंट, डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट जो है वो यही खत्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं, वो आप हमें जरूर दीजिएगा, और वो है आप सभी लोगों की ढेर सारी सफलता और ढेर सारी खुशियों का गिफ्ट। इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Web view. Finish.